नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आज के समय की मांग है वर्टिकल फार्मिंग। मछलियों को संतुलित आहार खिलाएं, अधिक वृद्धि पाएं। किसान भाइयों, जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे देश में खेती योग्य भूमि में कमी आती जा रही है और ऐसे में देश के वैज्ञानिक कम जगह में अधिक पैदावार के लिए नई नई तकनीकियां इजाद कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सब्जी उत्पादन की एक ऐसी ही तकनीक के बारे में जिसे किसान कम जगह में सब्जियों की खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये तकनीक है वर्टिकल फार्मिंग। तो क्या है वर्टिकल फार्मिंग और किस तरह से वर्टिकल फार्मिंग कर किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, बता रहे हैं डॉक्टर रंजीत सिंह सिपाहिया। उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और साथ के साथ वहाँ पे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो ये भी अंदेशा है कि वहाँ पे गरीबी भी ज़्यादा बढ़ सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सभी लोग अगर शहरों की तरफ जाएंगे तो वहाँ सस्टेनेबल करने के लिए हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो उन सब जनसंख्या को सस्टेन कर पाए। तो वर्टिकल फार्मिंग एक बहुत अच्छा उपाय है। इसमें हम नॉर्मली जो भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो उसका हम उपयोग कर सकते हैं फ्रेश सब्जियां उगाने के लिए। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यावहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधों को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में या उगाया जाता है या लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इसी पौधों को अपनी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधे तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। आज मैं जो जिस विषय पर बात करने वाला हूँ उसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं और वर्टिकल फार्मिंग जो है वो एक हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम का एक पार्ट है। तो जो सबसे पहली बात जो आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम हाइड्रोपोनिक्स कहते किसे हैं। हाइड्रोपोनिक्स दो शब्दों को मिला के बना है, हाइड्रो और पोनिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और पोनिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को उगाना। ये लैटिन शब्दों से बना है। तो इसमें हम मोस्टली पानी में ही फसलों को उगाते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौध उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें क्षैतिज की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पॉली हाउस में हमने वर्टिकल फार्मिंग के अंतर्गत स्टैंड्स बनाए हैं जिसमें डिफरेंट चैनल्स हैं, पाइपें हैं और पाइपों के बीच में कप्स में हमने पौधे लगाए हुए हैं। बात आती है वो है कि हम इसमें फसलें कौन सी लगा सकते हैं। तो नॉर्मली क्योंकि ये सिस्टम होता है जिसमें एक कप्स में हम फसलें लगा रहे हैं तो हम ऐसी फसलें इसमें नहीं लगा सकते या नहीं लगानी चाहिए जिससे आपको ऊपर सहारा देना पड़े, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग में एक के ऊपर एक रोज़ लगी होती है। तो उसके लिए ऐसी फसलें हमने लगानी है जो आपकी
वहीं पे फैलाव ज़्यादा हो लेकिन ऊपर की तरफ ना बढ़े। तो उसके लिए पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ये पालक हमने लगाया है, स्पिनच है, लेट्यूस है, बहुत अच्छा मार्केट मिलती है उसको। तो वो चीज़ें जो ये फसलें शुरुआत इनसे करें। आप बाद में अपने लेवल पे कुछ रिसर्च करके कुछ करके अगर आपको लगता है कि आप कोई और फसल ट्राई कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट शुरुआत मेरा मानना है पत्तेदार सब्जियों से करें, तो उससे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और उसका रिटर्न भी आपको अच्छी मिलेगी। तो पौधों के बीच में हम सपोर्ट करने के लिए या तो हम कोई भी सॉइललेस मीडिया जैसे कि कोकोपीट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, या फिर क्ले पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं। तो हम यहाँ पे क्ले पैलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो एक चीज़ देखने वाली बात होती है कि हमें डेली ये चीज़ देखनी है कि पौधा स्वस्थ रहे, और उस स्वस्थता पौधे की दो चीज़ों से हम देखते हैं, एक तो पत्ते देखते हैं, दूसरी उसकी जड़ें देखते हैं। डेली हमने उसकी जड़ों का निगरानी ज़रूर करनी है। हमें लगता है कि कुछ जड़ों में प्रॉब्लम है या पत्तों में प्रॉब्लम है तो हमें उसका उपचार करना चाहिए। और वर्टिकल फार्मिंग में चूँकि हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो टैंक में पानी में घोल के दे रहे हैं, तो उससे ये होता है कि जो पानी की पीएच और ईसी है, ये दो मुख्य चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं, ये बदलती हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम न्यूट्रिएंट्स कौन सा यूज़ करें और कितनी बार यूज़ करें। जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली हमें इसमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स के नाम से या वर्टिकल फार्मिंग के नाम से आजकल मार्केट में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं, और वो अलग अलग सब्जियों के लिए या फूलों के लिए या फलों के लिए अलग अलग नाम से भी उपलब्ध हैं। तो वहाँ से हम वो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें हमने डालना कब कब है, तो जैसे हमारा यहाँ 500 लीटर का टैंक है, तो हम 500 लीटर के टैंक में वो रीसर्कुलेट करते हैं, रोज़ पीएच ईसी देखते हैं। तो उस हिसाब से, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन वाली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए होती हैं। तो उसके लिए हम महीने में कम से कम एक बार हम न्यूट्रिएंट डालते हैं और वही रीसर्कुलेट करते हैं। और अगर पीएच या ईसी कुछ थोड़ा बढ़ने या कम होने लगता है, उस हिसाब से हम न्यूट्रिएंट की मात्रा दोबारा बढ़ा या घटा सकते हैं। अब जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये होती है कि इसमें जब भी कोई सिस्टम हम लगाते हैं तो उसकी लागत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें जीआई के स्टैंड बनाए हुए हैं, उसमें जो पाइप्स हैं वो पीवीसी की पाइप्स हैं, ये आपको नॉर्मली कहीं भी किसी भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगी। तो ये आप अपने क्षेत्रफल में जैसा आपके पास जगह है उस जगह में आप कैसे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बनवा सकते हैं। बाकी ड्रिपर होते हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं। तो और एक टैंक चाहिए और एक आपको मोटर चाहिए जो उस पानी को सर्कुलेट करे। आधा हॉर्स पावर की मोटर बहुत होती है। टोटल खर्चे का सवाल आता है, तो एक कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप कमर्शियल वायबल बनाना चाहते हैं सिस्टम को, तो कम से कम मेरा मानना है कि 250 से 500 स्क्वायर मीटर एरिया आपके पास होना चाहिए, ताकि उस आपको जो पैदावार हो वो आपको जितना आपका खर्चा हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे सके। तो उसके लिए मेरा मानना है कि जो ये सारा खर्चा है कम से कम 1.5 लाख रुपए में एक मैनुअल सिस्टम जो है आसानी से लग जाएगा। और इसके लिए आपको पॉली हाउस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बिल्डिंग में जगह है तो वहाँ पे भी आप ये सिस्टम लगा सकते हैं। बस आपको पौधों की लाइट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अलग से लाइटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता। खड़ी खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। खड़ी खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। खेती में पानी की आवश्यकता बहुत कम होगी। खड़ी खेती में मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीकी पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के काफी लाभकारी है। तो नॉर्मली जो सॉइल में फसल जैसे पालक है वो 2.5 से 3 महीने लेती है कम से कम, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 महीने के अंदर हमारी फसल पहली कटिंग के लिए तैयार है। तो हम 2 से 3 महीने में हम कम से कम 4 से 5 बार, जब तक बाहर मिट्टी में फसल तैयार होती है, अंदर हम 4 से 5 बार फसल तुड़ान कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर मार्केट में रेट अच्छा है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न फार्मर को मिल सकता है। और दूसरी जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसमें जो पानी है वो सर्कुलेट होता है। जो पानी हम एक बार लगाते हैं उसको हम टैंक में भरते हैं, टैंक में ही हम सारे न्यूट्रिएंट डालते हैं और वही न्यूट्रिएंट वाला पानी जो है इन चैनल्स के बीच में घूमता है और वापस टैंक में चला जाता है और उसको हम रिसर्कुलेट करते रहते हैं।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में किसानों का रुझान खेती और पशुपालन के साथ साथ मछली पालन की तरफ भी बढ़ रहा है और जिन किसानों ने मछली पालन व्यवसाय अपना रखा है वे किसान इनको अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार खिलाएं। तो आप किस प्रकार से करें मछलियों के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आनंद स्वरूप श्रीवास्तव। देखिए मत्स्य पालक भाइयों, आपने बरसात में जुलाई से लेकर के अगस्त या सितंबर महीने तक आपने मछली के बच्चों का संचय किया होगा। किसी ने जीरे का संचय किया होगा, किसी ने अंगुलिकाओं का संचय किया होगा और आज की स्थिति में सब के सब जो हैं वो अंगुलिका की स्टेज और उससे ऊपर की स्टेज पे आ रही होंगी। ऐसे मौसम में ये हो जाता है कि पहले बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अब वो धीरे धीरे बढ़वार लेने लगते हैं और सर्दी का मौसम शुरू होने पे जब तापमान गिरने लगता है तो मछलियों की बढ़वार इस समय थोड़ी ठीक हो जाती है और जब तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है तब उनकी बढ़वार फिर प्रभावित हो जाती है, रुक जाती है। इनकी अच्छी पैदावार के लिए 25 डिग्री के आसपास का जो तापमान होता है वो सर्वथा उपयुक्त होता है। तो ऐसे मौसम में हमको इनको भोजन किस प्रकार का दिया जाना चाहिए, इसके बारे में बड़ा ध्यान देने वाली आवश्यकता होती है। मछली पालन से जुड़े किसान जाड़े में मछलियों के आहार पर अधिक ध्यान दें। इस समय तापमान गिरने के कारण मछलियां आहार लेना कम कर देती हैं। ऐसे में अधिक आहार देने से तालाब दूषित होने लगता है, जिससे तालाब में ऑक्सीजन की कमी तो होती ही है, कई बीमारियां भी पनपने लगती हैं। हम मछलियों को जो अपने यहाँ पालते हैं, रोहू है, कतला है, नैन है, सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, मिरर कार्प है, ये मछलियों की प्रजातियाँ हैं जिनको हम अपने तालाबों में एक साथ पाला करते हैं। इनके लिए हमको भोजन की व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए, जब मछलियाँ हमारे जीरे से बढ़ करके अंगुलिका की स्टेज पे आ जाती हैं तो सीधे भोजन ग्रहण करने लगती हैं। इसके लिए चावल का कना और सरसों की खली, इसको वजन के हिसाब से बराबर मात्रा में ले लेना चाहिए। जैसे 1 किलो आपने चावल का कना लिया तो 1 किलो आप सरसों की खली लीजिए। 100 किलोग्राम संतुलित आहार बनाने के लिए उसमें चावल का कना 45%, सरसों की खली 45%, हड्डी का चूरा 6%, खनिज लवण 2% और नमक 2% लेकर मिश्रण बनाएं। इसको किसी बाल्टी या टब में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब ये पूरा फूल जाए तो अगर आपके पास किसी डलिया में दे रहे हैं तो डलिया में इनके लड्डू बना करके रख दीजिए। अन्यथा जो पतले छेदों वाली बोरी होती है उन बोरी में इसको भर करके तालाब में एक निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर इनको देते रहना चाहिए। आमतौर पे देखा यह जाता है कि जितना हमारे तालाब में मछलियां हैं उनके वजन का लगभग 2% भोजन हमको अवश्य दे देना चाहिए, क्योंकि यही समय इनकी बढ़वार का होता है और इस समय ये भोजन खूब अच्छी मात्रा में खाती हैं और अपना वजन बढ़ाती रहती हैं। तालाब में इसको घोल करके कतई नहीं डालना चाहिए। बहुत से मत्स्य पालक होते हैं, ये जब चारा तैयार कर लेते हैं, भिगो लेते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। उनको लगता है कि हमने पूरा उनकी खुराक दे दी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मछलियाँ कुछ भोजन तो तुरंत ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन ये वजन होने के कारण धीरे धीरे तलहटी पे जाके बैठ जाता है। ये भोजन फिर जब तलहटी में बैठ जाता है तो मछलियों को नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि मछलियाँ जो हमने रोहू, कतला, नैन आदि बताई हैं ये पानी की तीनों सतहों पर रहती हैं, ऊपर, बीच की और नीचे की सतहों पर। जो नीचे की सतह की मछली होती है नैन, वो तो थोड़ा बहुत पा जाती है, लेकिन तुरंत ही ये मिट्टी में मिल जाता है तो डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है। सड़ने के बाद जब यह है तो हानिकारक गैसों के रूप में परिवर्तित होकर के तालाबों में वो गैस वो उत्पन्न करने लगता है, जो कि जहरीली होती है। तो हमारा भोजन बर्बाद भी ना जाए, सड़ भी ना जाए और हानिकारक गैसें न करे, इसके लिए हमको उनको किसी बोरी में या किसी डलिया में रख करके पानी के ऊपर देना चाहिए।
इसके बाद हमको ये ध्यान देना चाहिए कि पहला भोजन जब हमारा ख़त्म हो जाए तभी हमको दूसरा भोजन देना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य होती है कि समय का बड़ा महत्व होता है। मछलियाँ इतनी समझदार होती हैं कि जब आप निश्चित समय पे निश्चित भोजन एक जगह पे आप देते हैं तो उस समय जब आपका भोजन देने का समय होता है तो सारी मछलियाँ आ करके उसी जगह के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और जैसे आप भोजन देते हैं तो उसको ग्रहण करना शुरू कर देती हैं। अगर किसी प्रकार से आपको ये लगे कि मछलियाँ भोजन नहीं उठा रही हैं या कम उठा रही हैं तो भोजन देना बंद कर दीजिए और सबसे पहले उनको देखिए कि उनके ऊपर क्या रोग लगने लगा, क्योंकि मौसम का जब परिवर्तन होता है तो रोगों की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। अगर ऐसी बात आती है कि भोजन नहीं उठा रही हैं और मछलियाँ पानी की सतह के पास आ करके अपने शरीर को किनारों पर रगड़ रही हैं या असामान्य गति से पानी के ऊपर वो हलचल कर रही हैं तो समझ लीजिए कि उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी का प्रकोप होने वाला है या हो रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ चूने का मात्रा को आप तालाब में डाल दीजिए और उसके बाद मत्स्य वैज्ञानिक को पता करके उनसे तकनीकी सलाह ले करके जो आपको सलाह बताएं उसके अनुसार आपको उनका इलाज करना चाहिए। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में किसान खीरा की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमाते हैं, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए जरूरी है कि खेत को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों की रोकथाम की जाए। तो खीरा की फसल में इन सभी कार्यों को आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाइयों, इस समय जो किसान भाई खीरा की खेती कर रहे हैं, इस समय फसल फलन की स्थिति में होगी और बढ़िया फल आ रहे होंगे। तो किसान भाइयों, इस समय कुछ सावधानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो किसान भाई खरपतवार नियंत्रण की बात करें, क्योंकि अगर आपके खेत में फसल के आसपास खरपतवार होंगे तो वो कई बार फसल को दबाते भी हैं, उनके पोषक तत्व भी लेते हैं और जो कीड़े मकोड़े और बीमारियां हैं उनका एक आश्रय स्थल के रूप में काम करते हैं। तो किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि खरपतवार नियंत्रण करें, चाहे केमिकल हो या मैनुअल हो। मैनुअल इस समय ज़्यादा अच्छा है केमिकल की अपेक्षा। किसान भाइयों, खीरा की फसल से अधिक उत्पादन मिले इसके लिए आप फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करते हुए खीरा की फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। दूसरा, किसान भाई देखें कि हमें खेत की मिट्टी के हिसाब से, फसल की जलमांग के हिसाब से हमें उसमें पानी का प्रबंधन आवश्यक रूप से करना पड़ेगा। साथ साथ में अगर आप लोगों को, किसान भाइयों को लगता है चूँकि ये गहरी जड़ वाली फसलें हैं तो आपने शुरू में इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन किया होगा, अगर नहीं तो आप इसमें देख लें और NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं। आजकल हर चीज़ का एक सलूबल इसका उर्वरक आते हैं, उनका स्प्रे करना और उनका उपयोग करना ज़्यादा फ़ायदेमंद और सस्ता है, क्योंकि उसमें किसी तरह का लॉस नहीं होता है। जितना भी आप डालेंगे वो सीधे पूरी फसलों को मिलता है। किसान भाइयों, खीरा की फसल को सबसे अधिक नुकसान फल, मक्खी और रस चूसक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। तो आप इन कीटों की पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। किसान भाई, एक चीज़ और सबसे ज़्यादा जो इस समय महत्वपूर्ण है, खासकर खीरा की फसल के लिए, कि अगर आपके फल छोटे छोटे पीले होकर गिर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से
फल मक्खी का प्रकोप है, क्योंकि फल मक्खी एक ऐसा कीड़ा है कि ये आसानी से नियंत्रण में नहीं आता है। तो अगर कम है तो आप फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। तो 1 एकड़ में कम से कम 10 से 15 फेरोमोन ट्रैप आप लगा दें। और अगर फल मक्खी का प्रकोप है तो इसका केमिकल नियंत्रण ये है, डाईमेथियोड 30 EC 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं, या मिथाइल डेमेटोन 25 EC इसका भी 500 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस समय और देखने में आता है, अगर आपके फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप होगा तो उसके साथ साथ में उसमें एक जो वायरल डिजीज़ आती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। पत्तियां उसमें उड़कुड़ा जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, और कई बार इसके कारण फलन में भी काफ़ी फर्क आता है। किसान भाइयों को रस चूसक कीड़ों के लिए अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे करें, और अगर नहीं तो इमिडाक्लोप्रिड या रस चूसक कीटों के लिए इसका आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इस समय खीरा की फसल में जड़ गलन रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से फसल खराब हो रही है। तो आप इसकी पहचान कर रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाएं, आइए इसके लिए मिलते हैं। कुछ चीज़ें मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा। जैसे इस समय अगर फलन की स्थिति में है तो कुकुरबिट्स में जड़ सड़न जैसा आपको दिखता है, मिट्टी के ऊपर से उसका छिलका उतर जाता है और सड़न जैसा आपको दिखाई देता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि रेडोमिल आप ले लें। तो आप उसको पहले स्प्रे भी कर दें और जड़ के पास उसको तर कर दें, ड्रेंचिंग कर दें, क्योंकि अगर ये रोग लगता है तो शुरुआती अवस्था में कंट्रोल हो जाता है, बाद की अवस्था में इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो किसान भाई अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से फसल में इजाफा होगा और उनको उत्पादन में लाभ मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है राजा खेड़ा जिला धौलपुर के कृषक गणपत लाल ने। यह मसूर की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गणपत लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। रबी में एक दलहन की प्रमुख फसल है मसूर। इसमें सबसे एक प्रमुख प्रभेद है जो कि HUL 57 या मालवी 57 के नाम से फेमस है और यह वेराइटी रोगरोधी है। दूसरी प्रभेद है KLS 218, ये भी प्रमुख वेराइटी है और इसका भी चरित्र है, बहुत से रोगों के प्रति रोधीता है। किसान भाइयों, अभी आपने मसूर का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं खेत की तैयारी और संतुलित मात्रा में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों के बारे में। उसके पहले खाद की मात्रा भी एक बहुत उपयोगी होता है। जो खाद आप मसूर में नियुक्त करते हैं उसमें आजकल उपलब्ध जो खाद है डायमोनियम फास्फेट, जो इंस्टेंट डायमोनियम फास्फेट आप प्रति एकड़ 50 किलोग्राम डाल सकते हैं। किसान भाइयों, मसूर की खेती के लिए बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए मसूर की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई कैसे करें, आइए जानते हैं। कि अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको क्या क्या करनी है। पहला तो ये है कि खेत की तैयारी के साथ साथ आपको खेत का में जो बीज की मात्रा है उसको निर्धारित करना है। तो पैरा में ये 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बिजाई करते हैं, जबकि सीधे बुआई में 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज काफ़ी होता है।
बीज को बोने के पहले आपको बीज उपचार करना जरूरी है, जिसका एक FIR सिस्टम होता है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम। मसूर की फसल में कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं, इसलिए आप इन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। प्री इमरजेंस टाइप के हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। 1 kg पेंडिमेथिलीन यानी जो कमर्शियल प्रोडक्ट होता है वो 3 किलो के आसपास 3.3 kg प्रति हेक्टेयर पड़ेगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।